दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। आज दोस्तों हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो प्रकाश से संबंधित होंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ओले रोमर एक रोम के वैज्ञानिक थे तो इनने प्रकाश की गति को पहली बार कब मापा था। तो ऑप्शन सामने है, कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 1676 में। तो मतलब ओले रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार कब नापा था? तो 1676 में। तो दोस्तों ये आपको जानकारी होना चाहिए, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं का ज्ञान कराती है। जिस पर पड़ती है तो उसकी छवि हमारे आंखों पे दिखाई देती है, प्रकाश जिस पर पड़ता है। और दोस्तों प्रकाश जो है बंडलों के रूप में चलता है, और बंडलों के रूप में जो चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोटान कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो वही क्वेश्चन दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? राइट आंसर इसका रोमर होगा। वही क्वेश्चन है, रोमर सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रकाशीय विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आंसर इसका क्या सही होगा? आंसर नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन भौतिकी के बहुत महान वैज्ञानिक है दोस्तों ये। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, बाईफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकस 4 नंबर ऑप्शन है आपके, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाईफोकस जो लेंस होता है इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारतवर्ष में जन्मे भौतिकी विज्ञानी जिन्होंने प्रकाशीय तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की है? तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र कपानी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसमें खाली स्थान भरना है आपको कि रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश मतलब प्रकीर्ण को दिखाया। बिखरे हुए जो प्रकाश होती है उसकी तीव्रता प्रतिलोम मतलब उल्टी होती है, और तरंग दैर्ध्य के पावर के साथ अनुपात कैसा होता है? चौथे घात के। मतलब तो क्या भरना है आपको? पहला ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतिलोम और चौथा। तो क्या कह रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता प्रतिलोम होती है तरंग दैर्ध्य के, और पावर की कितनी होती है? पावर मतलब घात के चौथे घात के बराबर होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शून्य में रोशनी की गति कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड में? शून्य का मतलब यहाँ दोस्तों निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, रोशनी की जगह प्रकाश है। मतलब कहने का मतलब ये घुमा के उन्हें आंसर घुमा के क्वेश्चन किया दोस्तों। तो शून्य में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो कौन से ऑप्शन में सही है? ए सही है इसका ऑप्शन। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल दोस्तों अलग अलग होती है। जैसे कहा जाए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसमें भी अलग होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में अलग होती है, उसमें का मान होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के विकिरित प्रकाश मतलब फैले हुए प्रकाश को पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8.3 मिनट। लेकिन यहाँ ऑप्शन 8 मिनट है, सी नंबर। तो इसका 8 नंबर सी, या कह सकते 8.3 मिनट करेक्ट है इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 8.3 मिनट। अगला आंसर है, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा? अब चंद्रमा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक वो कितने समय में आ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1.28 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम में आ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान डॉट डॉट दिया है, से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? जो मतलब डॉट डॉट दिया से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? किससे मापते हैं जो सूर्य की दूरी है
यहाँ से लेकर सूर्य की दूरी को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल है इसका ऑप्शन, ये यंत्र सही है इसका यूनिट जो होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए इसका, एस्ट्रोनॉमिकल। जो क्वेश्चन आपको ना बन रहा है दोस्तों तो नोट कर लीजिए उसको और उसको कंठस्थ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नहीं तो कन्फ्यूज वाला हो जाएगा, वर्ष आ जाता है तो समय का लोग बाग लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं आपको करना है। तो दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है दोस्तों, इकाई या मात्रक। अगला क्वेश्चन है, अगला भी मात्रक से संबंधित है, 2-3 क्वेश्चन लगातार मात्रक से संबंध है। कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला बताइए किसका मात्रक है? तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर, ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, ल्यूमेन बताइए किसका मात्रक है? ऑप्शन सामने है, कमेंट करके आंसर सोच समझ के दीजिए क्या होगा आंसर। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। किसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्योति फ्लक्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? अब आ गया प्रकाश वर्ष, जो दूरी का मात्रक है वो क्या है? व्हाट इज ए प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष क्या है? तो इस प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रकाश जो एक साल में जितनी दूरी तय करे उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति करता है, वो साल भर में जितनी दूरी तय करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। 16 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर का आंसर डी होगा, दीप्ति तीव्रता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दीप्ति तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति तीव्रता इसका सही है। अगला क्वेश्चन कीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर बी में सही है। पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है? कब होता है पूर्णांतरिक परावर्तन? तो दोस्तों सुन लीजिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम जो होता है जिसमें कणों पास होते हैं, जैसे हीरा हुआ, कांच हुआ, ये सघन माध्यम है। और जब विरल माध्यम में जाता है जैसे हवा, जल, ये विरल माध्यम है। तो कहने का मतलब पूर्णांतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और शर्तें भी होती है पूर्णांतरिक परिवर्तन की। तो हीरा का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हीरा ये मतलब कौन सा है? सघन माध्यम में मतलब प्रवेश है। जैसे हीरा से जल में जाए तो पूर्णांतरिक परावर्तन संभव होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक पता होना चाहिए कितना है आपको? तो 2.5 होता है। और क्रांतिक कोण अगर आ जाए तो 24 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो हीरा के दोनों क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.5 और क्रांतिक कोण आ जाए तो 24 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 18 नंबर का आंसर कीजिए। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत। परावर्तन किस में है? तो आपका सी सही है, परावर्तन। तो परावर्तन है क्या बताइए? परावर्तन क्या है? जब हम प्रकाश के मार्ग में कोई ठोस वस्तु रख देते हैं तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना, तो उसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु की छाया बनती है दोस्तों। तो परावर्तन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए आपको, क्या है परावर्तन। ठीक है, अगला चलो, अगला क्या कह रहा है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज आपको पता होना चाहिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन पर। जे भी परावर्तन की डेफिनेशन अभी हम दोस्तों बता चुके हैं, तो अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम माने होता है जो रंगों को फैलाता है, ऐसा मतलब यंत्र या ऐसा कुछ जो स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो इसका सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम का किससे अध्ययन किया जाता है? अध्ययन किससे कर सकते हैं आप? तो बताइए, उसका नाम बताइए। 20 नंबर का ऑप्शन क्या है? 20 नंबर का डी ऑप्शन सही है, स्पेक्ट्रोस्कोप।
स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है, तो डॉग नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है लेज़र के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीरें खींचना। जो लेज़र से हम त्रिआयामी तस्वीर खींचते उसको कहते क्या हैं? तो उसे दोस्तों होलोग्राफी कहते हैं। बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा होलोग्राफी, तो ये ऑप्शन नंबर बी में सही है, होलोग्राफी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेज़र का पूरा नाम है LASER, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई एस्टूमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ध्यान से पढ़ लेना, नोट भी कर लेना अगर पता ना हो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में कह रहा है, 23 में कह रहा है छोटे रंगीन टुकड़ों से बने आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा यंत्र है? जो छोटे छोटे रंगीन टुकड़े होते हैं उसको देखने के लिए, उसका आकार छोटा बड़ा करने के लिए मतलब किस इस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कैलिडोस्कोप, ये दोस्तों कैलिडोस्कोप होता है, इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगला इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैलिडो। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार के वीडियो बनाने में लगा रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसे अपवर्तनांक किसी का मापना है, तो मतलब अपवर्तनांक मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम बताना है 24 नंबर में। तो उस यंत्र का नाम क्या होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन, स्पेक्ट्रोमीटर। तो अपवर्तनांक का सटीक माप किससे लगाया था? स्पेक्ट्रोमीटर। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन सही है। अब देखिए अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर होता है 1/sin²। यहाँ सी क्या है? तो क्रांतिक कोण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 25 नंबर कह रहा है दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं, दृष्टि जैसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसकी शक्ति किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। दृष्टि सही के लिए जो चश्मा प्रयोग, चश्मे की जो क्षमता होती है काय में? डायोप्टर में मापी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, डायोप्टर ए सही है। अब देखिए थोड़ी सी क्षमता के बारे में सुन लीजिए। लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमाती होती है, मतलब उल्टी होती है, वृत्त, ठीक है। तो P बराबर 1/f होता है, कहने का मतलब P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f, जो होता है सूत्र इसका, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए पारित का मतलब पारदर्शी, मतलब निकल सके, एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर यहाँ पारदर्शी लिखा होता तो तुरंत समझ जाते आप लोग। तो मतलब ऐसी सामग्री जो जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे या पारित हो सके तो उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, सॉरी सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का पता होगा आपको किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ध्यान देना, इंग्लिश में जरूर याद कर लेना। कॉन्वेक्स, उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव, दोनों याद रखना ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वाहनों के मतलब जो साइड में लगे रहते हैं, जो वाहन ट्रक रक वगैरह होते हैं, गाड़ी होती है, उनके बगल में ड्राइवर को, ताकि जो पीछे आता है साधन उसका बड़ा जो आकार होता है उसको छोटे में दिखाता है जी, ताकि मतलब सावधानी होती है गाड़ी चलाए। तो वाहनों में रिव्यू मिरर में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मामले में यदि पदार्थ वक्रता केंद्र पर रखा है, कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है, पदार्थ की जगह वस्तु होना चाहिए। अवतल दर्पण के सामने यदि पदार्थ वक्रता केंद्र पर रखा है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 28 नंबर का जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा? आंसर नंबर बी सही है इसका, वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की नाभि दूरी निर्भर करती है किस पे? एक अवतल दर्पण की जो नाभि दूरी होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए से। देखो अब दर्पण के बारे में देखो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको। क्या है? तो देखो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी,
अभिसारी, 3 नाम से आ सकता है, अवतल दर्पण, अभिसारी या कॉन्वेक्स के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण आता है अपसारी, अपसारी का मतलब जो फैलाता है, अपसारी का मतलब क्या होता है, तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अपसारी मतलब फैलाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होता है, जे प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, मतलब सुकेड़ता है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स भी कहा जाता है, कॉनकैव कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की किस स्थिति पर एक अवतल दर्पण एक व्युत्क्रम बाधित तो पदार्थ चित्र निर्मित करेगा। थोड़ा सा कट गया है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 नंबर का आंसर कर लीजिए। इसका आंसर सही होगा, इसका सी नंबर सही होगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन है, दर्पण जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता, ऐसा दर्पण बताना है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखाई देता। तो अभी हमने समझाया था कि जो अवतल होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को मतलब सिकोड़ता है, तो जहाँ सिकोड़ेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा दोस्तों। तो 31 नंबर का ऑप्शन क्या है आपका, बी सही है, तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण किसमें है, बी नंबर इसका सही होगा। अगला है 32 नंबर कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताना कैसा होगा। जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण के मतलब प्रतिबिंब आभासी बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आभासी। अब समतल दर्पण है क्या, तो देखिए समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है प्रत्येक, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, इनकी एक सतह कलर की जाती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें समतल दर्पण में जो होता है कलर, या तो आपको पीछे मिलेगा, काय की परत मिलेगी इसमें समतल दर्पण में, पारे की परत मिलेगी, या आपको काय की मिलेगी, पारे की परत ज़्यादातर इसमें मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर देखिए, अगला 33 नंबर कह रहा है, किसी वस्तु का सभी अवस्थितियों में समान आकार प्रतिबिंब लिया जाता है। तो समान आकार, अगर सभी स्थितियों में समान आकार मतलब किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 33 नंबर का ऑप्शन सी नहीं, सी हाँ सॉरी ए होगा, ए में दिया है समतल दर्पण होगा, इसका आंसर ए सही है, समतल दर्पण में। अगला है, एक समतल दर्पण द्वारा एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, कब ले लेगा, मतलब एक समतल दर्पण ने अगर प्रकाश को परावर्तित कर दिया तो एक वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में कब मतलब बदल जाएगा, वास्तविक रूप में कब बदल जाएगा, तो 34 नंबर का बी ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन में कह रहा है, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हों, अभिसारी का मतलब जो इकट्ठा हूँ, मतलब इकट्ठा जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, अगर अभिसारी की स्थिति में है, अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो उसका रूप ले लेगा जी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण, बहुत आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। 35 नंबर का, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जाते हैं, तो ये तो आपको पता होगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला अच्छा को सवाल से संबंधित है जी सवाल, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो बताना है दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो ये बताना है आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए इसका फार्मूला होता है 360 बटे थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है 360 बटे थीटा। अब हम थीटा निकालेंगे, अगर इसमें रखेंगे मान तो 360 बटे थीटा, और अब 90 कह रहा है तो कितना आ जाएगा 360 बटे थीटा माइनस 1, इसका पूरा फार्मूला होता है। तो अब रखेंगे तो इसका कितने प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब आएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 360 लिखा है ना, 360 बटे थीटा माइनस 1, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर हमने थीटा से भाग दिया 360 में, अगर सम संख्या आई, ध्यान रखना, अगर सम संख्या आई है तो एक घटेगा जे,
क्या होगा, 1 घटेगा। जैसे अब हमने 90 से भाग दिया था तो कितना आएगा, 4, 4 में से 1 घटा तो 3 आ गया। अब अगर यहीं पे विषम संख्या होती, यहाँ पे हम जैसे 60 रखते या कुछ रखते, तो काटने में अगर विषम संख्या है तो ये 1 नहीं घटेगा, जितने मतलब कटने में आएगा उतना ही उसका क्या होगा, आंसर सही होगा। तो इतना समझना है आपको। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है एक वस्तु पर 3 प्रतिबिंब पाने के लिए, एक वस्तु पर 3 प्रतिबिंब पाने के लिए हमें 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना होगा। दोस्तों वही सवाल से फिर है, तो 90 रख दो तो 90 में आ जाएगा, तो 360 ऊपर होगा, 90 नीचे होगा, और काटेंगे तो 1 घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 प्लेन शीशे, वही फिर सवाल आ गया। देखो 2 प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 कोण पर झुके हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब देखें। देखिए अब इसका हम आपको फॉर्मूला से बताते हैं, 360 बटे यहाँ 60 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 6 से 6, और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 सही होगा इसका आंसर। 39 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, 39 नंबर का। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन अब अगला कह रहा है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए। तो जितनी लंबाई है उसके आधा करना है आपको, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई आ जाएगी। तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 1.5 का आधा करेंगे तो 0.75 होगा। ऑप्शन सी नंबर इसका सही। जब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आपको क्या करना है, आधा करना है। अगला है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस गति से चलता है, तो 2 गुनी गति से चलता है। ध्यान रखना, किस गति से, 2 गुनी गति से चलता है। तो कितने से चलेगा, 10 से चल रहा है तो यहाँ कितने से चलेगा, 20 से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 किस में है, सी सही है, उसका आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसी किरणें बताई इनमें से 4 में से जो मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। तो एक्स किरणें हैं, एक्सरे, तो ऑप्शन नंबर बी। अब एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, कौन सा। तो पहला है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है, अधिक होती है। प्रकाश की गति हम बता चुके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि की होती है 320 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अलग अलग होती है। और बी नंबर है, प्रकाश निर्वात की स्थिति से नहीं गुजर सकता। तो यही गलत है दोस्तों, गुजर सकता है प्रकाश, शून्य से गुजर सकता है या निर्वात से, ठीक है, तो निर्वात से गुजर सकता है। तो यही वाला क्वेश्चन गलत है, तो आंसर इसका सही होगा। और पढ़ लीजिए, प्रकाश रिजु रेखा चलता है, बिल्कुल सही, सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का कोई भार नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। आपको जब धूप लगती है कभी तो आपको पता चलता है कितनी धूप लगी हमें, कितने किलो धूप लगी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, तो बी सही होगा। अगला देखिए, प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश की तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ किसमें है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ध्वनि तरंग कैसी है, तो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। दोस्तों ये आपको याद रखना फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है जब उस पर पड़ता है तो सीधे ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है, तो सोलर सेल होते हैं, सोलर प्लांट लगे होते हैं, यही तो कारण होता है, इन पे फोकस पड़ा सूर्य का, सीधे ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों। अगला 46 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताना है आपको, सही कथन बताना है 46 नंबर में कौन सा है। तो आप देख लीजिए 46 नंबर का डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। निर्वात में प्रकाश का वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से स्वतंत्र रहता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो ना तो आवृत्ति पर निर्भर करता है ना ही तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो माध्यम होता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, ये आपको जानकारी, क्योंकि इसलिए बताया है माध्यम, अलग अलग माध्यम में मतलब अलग अलग चाल होती है प्रकाश की। जैसे मतलब जल में अलग होती है, निर्वात में भी अलग होती है, तो ऐसे इसलिए इसका आंसर आपको डॉग लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग बताना है। आप 47 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश के वेग के बारे में बताना है कि ऑप्शन क्या सही है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है माध्यम के साथ परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही। अभी हमने बताया आपको कि अलग अलग माध्यम प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, तो ऑप्शन ए ही आपको सही मिल गया है। ठीक है, अगला कह रहा है माध्यम के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो गलत है, हो जाता है, अभी बताया। आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो नहीं करता है, अभी बताया हमने। और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो ये भी नहीं करता है, तो ये सब गलत हैं, मतलब बगैर पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान देना दोस्तों, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अगर वायुमंडल ना हो तो कैसा दिखाई देगा, बताइए। इसका कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट में आंसर करोगे, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना है कैसा दिखाई। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यही आपका ख़त्म होता है ये वाला टॉपिक। तो प्रकाश से संबंधित अभी हम 2 वीडियो और डालेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम हुए हैं इसके क्वेश्चन। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।